नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में। आज की वीडियो में हम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं, जहां हमारे चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 18th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पर जाति प्रथा, नारी का समाज में क्या स्थान था और साथ साथ व्यापार और उद्योग की क्या स्थिति थी। जहां इस चैप्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो इस चैप्टर के नाम में ही छुपा है कि 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, 18th सेंचुरी में जब हम समाज की स्थिति का वर्णन करेंगे तो बिल्कुल इसी हेडिंग के साथ आंसर अपना लिखेंगे और सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका बनाएंगे, जहाँ भूमिका में हम ये बात करेंगे कि जब हम 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास पर गौर करते हैं तो बहुत सारे विदेशी लेखकों ने भी और बहुत सारे भारतीय लेखकों ने भी इसका वर्णन किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग कहा जाता है और इस समय जो हमारा ऐतिहासिक परिदृश्य है वो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। उसका कारण ये है कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ चला है और समाज में छोटी छोटी शक्तियाँ अपना सर उठा रही हैं। छोटे छोटे ये जो राजा अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर रहे हैं, जिसके परिणाम तब बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो कृषि आधारित जनसंख्या है, जो ग्रामीण जनसंख्या है, वो भी बड़े पैमाने पर इन सब चीज़ों का शिकार हो रही है। तो इसीलिए कई इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी को भारतीय अंधकार का युग कहा है, जहां राजनीतिक पतन हो रहा है, समाज की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है, लोग धार्मिक और जातिगत कुरीतियों में बन चुके हैं, महिलाओं का स्थान लगातार निम्न से और निम्न होता जा रहा है, व्यापार उद्योग पतन की ओर जाते जा रहे हैं और विदेशी शक्तियों की भारत में घुसपैठ हो रही है। ये तो आपकी होगी भूमिका। अब आगे एक एक चीज़ को आप डिफाइन करेंगे कि 18वीं शताब्दी में समाज में जाति प्रथा की क्या स्थान था। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था हमेशा से रही है, जहां वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबसे ज़्यादा जो निम्न स्थिति रही वो शूद्रों की रही। लेकिन ये तो बात रही वर्ण व्यवस्था की। समय बीता और बहुत सारी जातियाँ और उपजातियों का भी उदय हुआ। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 3000 से भी ज़्यादा उपजातियाँ थी भारत में। ऐसे में बहुत सारी जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जैसी समस्याएं थी। नीच समझा जाता था कुछ जातियों को, जो कि समाज में असमानता का एक बहुत बड़ा कारण था। ऐसे में कुछ लोगों ने तो इसे अपना भाग्य ही समझ लिया था, जबकि कुछ लोगों ने नियति के इस रेखा को तोड़ा भी। समाज में उच्च जातियों का ही बोलबाला था और इन्हीं जातियों ने समाज की अधिकतर संस्थाओं पर अपना कब्जा भी कर रखा था, जबकि ज़्यादातर जो निम्न जातियों के लोग थे वो केवल और केवल समाज में मजदूर की स्थिति में जीवन यापन कर सकते थे। जब हम नारियों की बात करते हैं 18वीं शताब्दी में, तो महिलाओं की स्थिति भी हमसे छुपी नहीं है। प्राचीन काल से लेकर अब तक, और केवल अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। महिलाओं को लगातार एक दासी के रूप में ही समझा जाता था, उन्हें घरेलू दुनिया में ही बांध कर रखा जाता था, बाहरी दुनिया में इनका कोई भी स्थान नहीं था। हाँ, यदि गरीब परिवार में महिला जन्म ले रही है तो वो कृषि कार्यों में अपने घर वालों का हाथ बटाएगी। तो नारी को सम्मानित नहीं माना गया 18वीं शताब्दी में। इसके साथ साथ भारत में कुछ अन्य सामाजिक रीतियां भी थी, जैसे मानव बलि की प्रथा, जादू टोने में विश्वास, तांत्रिक गतिविधियां। ये माना जाता था कि बहुत सारे लोग तो ऐसे अंधकार के जीवन में थे कि वो अपने पहले बच्चे को गंगा मैया की भेंट कर देते थे, गंगा में सिरा देते थे। और क्यों? क्योंकि अज्ञानता की वजह से। ऐसा नहीं कि उनका दृढ़ विश्वास था, उनको ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान विज्ञान की खोज ही नहीं थी। जहाँ एक और यूरोप में ज्ञान विज्ञान पुनर्जागरण का काल हो भी चुका था और भारत अभी भी कुरीतियों में दबा हुआ था। धार्मिक विडंबनाएं यहाँ पर लोगों को जकड़े हुए थी। ऐसे में जादू टोने टोटके जैसी चीज़ें बहुत तेज गति से आगे बढ़ी, खासतौर पर बंगाल जैसे क्षेत्रों में। आगे अगर चैप्टर में हम बात करें व्यापार और उद्योग की, तो व्यापार और उद्योग की जब हम बात करते हैं तो देखिए बहुत पुर्तगाली भी, फ्रांसीसी भी, ब्रिटिश भी इस काल में अपना पैर पसार रहे हैं। और ऐसे में इन सभी व्यापारिक कंपनियों में एक होड़ मच गई है कि भारत को उपनिवेश कौन कंपनी बनाएगी, ज़्यादा व्यापार पर किसका नियंत्रण होगा। और ऐसे में युद्धों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इन कंपनियों में एक होड़ मच जाती है और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, ये अधिकतर उद्योगों पर अपना कब्जा कर लेगी। इवन चाय और अफीम के व्यापार पर, नमक के व्यापार पर तो इसका एक तरफा नियंत्रण हो जाएगा। जब ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत पर नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित कर लेगी सारे व्यापारिक उद्योगों पर। तो उसके बाद क्या होगा, जो भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग हैं वो पतन की ओर चले जाएंगे, वो गर्त में चले जाएंगे। भारत का जो सूती कपड़ा उद्योग है वो बिल्कुल पतन की ओर चला जाएगा। भारत जो पहले एक्सपोर्ट करता था, भारत जो पहले निर्यात करता था सामानों का, अब भारत बस सिर्फ क्या बन जाएगा, आयातक। ब्रिटेन बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाएगा और निर्मित सामान हमारे ही बाजारों में बेचेगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश व्यापार तो फला फूला, लेकिन भारतीय व्यापार गर्त से गर्त यानी गड्ढे से गड्ढे में चला गया, हाशिए पर चला गया, निम्न स्तर पर चला गया, और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय व्यापारियों पर पड़ा। ब्रिटिश उद्योग तो फले फूले, लेकिन भारतीय उद्योग बिल्कुल निम्न स्तर पर चले गए। और अंत में भारतीय समाज में जब हम शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें सामाजिक असमानताएं दिखाई देती हैं। जहाँ शिक्षा और संस्कृति पर केवल और केवल उच्च वर्ग के लोगों का आधिपत्य था, उच्च जातियों के लोग शिक्षा का महत्व समझते थे और वो अपने बच्चों को हर संभव शिक्षा दिलाने का प्रयास करते थे। हिंदू मुसलमान दोनों में ही उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो सक्षम परिवार थे, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाई, जबकि जो निम्न स्तर के लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो लोग स्कूली शिक्षा से बाहर ही रहे। इवन जो परंपरागत शिक्षा दी जाती थी उसमें भी वो बाहर ही रहे। जहाँ हिंदू धर्म में संस्कृत की शिक्षा, जबकि इस्लाम में उर्दू, फारसी, अरबी इन सब की शिक्षाएं मदरसों में दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही रही, सबसे बड़ा भारत का दुर्भाग्य यही रहा कि समाज में जो निम्न स्तर के लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार के लोग अपने संतानों को शिक्षा नहीं दे पाए। वो शिक्षा के उस महत्व को समझ ही नहीं पाए। स्त्रियों का तो शिक्षा में कोई स्थान था ही नहीं, उन्हें तो बाहर भेजा ही नहीं जाता था, जिसके परिणामता आज हम भारत में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक असमानता दिखाई देती है। एक वर्ग तो उच्च वर्ग से और उच्च वर्ग की ओर जाता ही जा रहा है, जबकि दूसरा वर्ग निम्न वर्ग से और निम्न वर्ग की ओर जाता ही जा रहा है। रीज़न, क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, गरीब परिवार से हैं, उन्हें शिक्षा का उतना महत्व नहीं पता, या फिर वो उस शिक्षा को ले ही नहीं पाते। तो भारतीय समाज में 18वीं शताब्दी में शिक्षा और संस्कृति का ये इतिहास रहा। जातिगत व्यवस्था होने के कारण जो निम्न जातियाँ रहीं वो चाहकर भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएँ, या ये मैं कहूँ कि एक सिर्फ बहाना है। इसके साथ साथ जो स्कूली शिक्षा चलती थी वो ज़्यादातर मंदिरों के प्रांगण में ही चलती थी, पेड़ों के नीचे पाठशालाएँ चलती थी। ये भारत की शिक्षा प्रणाली थी। तो कुल मिला के इस चैप्टर में 18वीं शताब्दी की जो समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है, वो भारतीय समाज बिल्कुल हाशिए पर खड़ा था और वहाँ से उसे अपना विकास करना था। इन सभी के कारण 18वीं शताब्दी को भारत को अंधकार का युग कहा जाता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वास्तव में चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके हमें बताइए, और अगले चैप्टर की वीडियो के साथ आपसे हम मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।